हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इजी एंड ट्रिकी। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 5 जुडिशरी इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। इस चैप्टर में मेनली हम लोग कोर्ट का फंक्शन, किस किस मैकेनिज़्म में कोर्ट वर्क करती है, कितने लेवल में कोर्ट होती है, क्योंकि इससे पहले हम लोग लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव ये पढ़ चुके हैं। ये तीसरा स्तंभ जुडिशरी, इसको समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पर यकीन मानिए आप अगर अंत तक बने रहते हैं या इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो बहुत आसान तरीक़ा से आप क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के या कोई भी जुडिशरी चैप्टर से किसी भी राइटर का हो, बहुत आसान तरीक़ा से स्कोर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी? जुडिशरी होता क्या है? जुडिशरी वकील, कोर्ट, ये सारा मिल के सिस्टम क्रिएट करता है, वो बनता है जुडिशरी। जैसे लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉ बनाना। एक्सिक्यूटिव का काम क्या होता है? उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या होता है? अगर कहीं लॉ वायलेशन हुआ है, लेजिस्लेटिव लॉ अच्छा नहीं बनाया है, एक्सिक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट अच्छा तरीक़ा से नहीं कर पा रहा है, तो जुडिशरी का काम होता है उसको देख रेख करना। अगर वो गलत लॉ है तो उसको हटाया जाए, उसमें सुधार करके फिर से इम्प्लीमेंट किया जाए। मतलब कोर्ट क्या करता है ना, बहुत सारे नंबर्स ऑफ इश्यूज़ में वो डिसीजन लेता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी टीचर स्टूडेंट का पिटाई नहीं कर सकता है। 2 स्टेट्स या मोर देन 2 स्टेट्स अगर कोई नदी पानी गुजरती है उन स्टेट से यानी उन राज्यों से, तो उनका पानी वो शेयर करेगा कि नहीं करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करता है। बाय द वे, अगर कोई राज्य पानी यूज करने से दूसरे राज्य को स्टॉप बैन लगाता है कि तुम नहीं यूज कर सकते हो, तो इन दिस सिचुएशन राज्य केस कर सकता है कोर्ट में, और वो कोर्ट फिर से जस्टिस लेगा कि क्या वो पानी यूज करेगा कि नहीं करेगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जैसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो ये डिस्प्यूट होता क्या है? डिस्प्यूट यानी विवाद। किन किन लोगों के बीच विवाद होता है? सिटीजन यानी नागरिक के बीच में हो सकता है। दूसरा, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, यानी कि नागरिक और सरकार के बीच में भी हो सकता है। बिटवीन 2 स्टेट्स गवर्नमेंट, यानी 2 राज्यों के गवर्नमेंट के बीच हो सकता है। बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी विवाद हो सकता है। तो ये डिस्प्यूट, जो भी विवाद हो रहा है, इसका रेजोल्यूशन कौन करता है? तो जुडिशरी करता है। एक नया टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे जुडिशियल रिव्यू। ये क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? तुम पहली बार सुन रहे होगे, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर लेजिस्लेटिव लॉ बना देता है और वो लॉ मैन के फेवर में नहीं होता है, यानी सिटीजन्स के फेवर में नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करता है, तो उस लॉ को फिर से वापस जुडिशियल रिव्यू में भेजा जाता है, ताकि जहाँ जहाँ इसमें कोई दिक्कत है उसको करेक्ट करके फिर से इम्प्लीमेंट करो। इसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्डिंग मतलब देखो, लॉ यानी कि हर इंसान, यानी हम स्वयं, तुम भी, यानी कि देश के हर लोग लॉ के अनुसार काम करता है। आदमी के अनुसार लॉ वर्क नहीं करता है। सबसे पहले लॉ है, फिर कोई चीज़ है। तो उस लॉ को सेफगार्ड कौन करेगा? अगर कोई लॉ को तो कोई देख रेख करने वाला होना चाहिए ना, तो वो कौन है? कोर्ट है। इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन होता है, तुमसे अपना फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय यानी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, अगर तुमको कोई पढ़ने से रोक रहा है जबरन, तो तुम क्या करोगे? तो तुम केस फाइल करोगे ना। कहाँ पे करोगे? कोर्ट में। और जो भी तुमको रोक रहा है पढ़ने से, उसके अगेंस्ट केस होगा, वो जेल चले जाएगा और तुमको फिर से न्याय मिलेगा और पढ़ सकते हो। इसीलिए इसमें बताया जाता है कि एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडियन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट।
इफ़ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहा है तो हर इंसान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। एक स्टोरी है यहाँ पे, जो क्लास 7 में तुम पढ़े होगे, खैर तुम याद नहीं है तो याद हम दिला दे रहे। देखो, हकीम शेख नाम का एक व्यक्ति था, वो एग्रीकल्चरल लेबर था, किसान मजदूर था। वो क्या करता है, ट्रेन में इंजर्ड हो जाता है, उसका सर फूट जाता है, बहुत ज़्यादा खून बहाव हो जाता है। वो हॉस्पिटल जाता है बंगाल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसका इलाज नहीं होता है। इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल दर दर भटकता है, बेचारा का इलाज नहीं होता है। अंत में किसी तरह ये मजदूर समिति लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाता है उसका। इसीलिए यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये केस तुम लोग को समझाया गया है। इससे क्वेश्चन भी बनता है, जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा के ठीक हो जाता है तो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति जब केस करता है तो वेस्ट ऑफ बंगाल गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कंपनसेशन देता है। कंपनसेशन दिया जाता है, यानी जो भी खर्च हुआ होगा उसके अलावा उसका मेंटल हरासमेंट हुआ, परेशानी हुआ, टोटल उसको पे किया जाता है इन द टर्म ऑफ मनी। ओके, यहाँ पे देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जानने वाले से क्वेश्चन भी तुम्हारा बन सकता है। द सुप्रीम कोर्ट जो है ये स्टेबलाइज्ड कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। और इसी दिन इंडिया क्या होता है, रिपब्लिक भी हुआ था, यानी कि इस दिन हमारा लॉ जो है, लॉ तो बन गया था 1949 में ही, पर लॉ इस दिन से लागू हुआ था। लाइक इट्स प्रेडिसेसर, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो फेडरल कोर्ट हुआ करता था, और ये फेडरल कोर्ट कब से कब तक चला था, 1937 से 1949 तक चला था। और ये कहाँ हुआ करता था, पार्लियामेंट हाउस में, चैम्बर ऑफ प्रिंस में। जैसे राजवाड़े लोग का, यानी प्रिंस मतलब क्या, राजा राजवाड़े उस वक्त चलता था, तो वो लोग हुआ करता था, वो लोग चलाता था। और अभी रिसेंटली ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली, इन 1958 यहाँ पे वो फेडरल कोर्ट हट के ये सारा चीज़ स्टेबलाइज्ड हो गया था। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, यानी कि जुडिशरी जस्टिस जो भी होगा ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इमेजिन अ सिचुएशन इन विच पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ इनरोज्ड ऑन लैंड एंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली, यानी कि अगर तुम्हारा कोई परिवार का ज़मीन जो है एक पावर पॉलिटिशियन ले लेता है, विथिन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। अगर वो पावरफुल पॉलिटिशियन जो होता है उसके पास पावर रहता है कि जज को हम अपॉइंट कर सकते हैं और वहीं कहीं डिसमिस भी कर सकते हैं। तो क्या पॉसिबल है कि वो जस्टिस तुम्हारे फैमिली के तरफ होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पार्शियल होगा ना, पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। पार्शियल क्या होता है, देखो पार्शियल मतलब होता है ना तुम्हारे फेवर में, यानी पार्शियलिटी करता है कोई फ्रेंड, ये वर्ड हो जाता है। तो जस्टिस कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियलिटी होना चाहिए, कोर्ट को इम्पार्शियल होना चाहिए, जज को भी इम्पार्शियल होना चाहिए। अगर पार्शियल होगा पॉलिटिशियन तो जस्ट इंडिपेंडेंट कहाँ से होगा? द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। देखो वो जो पॉलिटिशियन होता है उसका कंट्रोल होता है जज के ऊपर, इसलिए जज जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता है। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन, मतलब जो इस वजह से जजमेंट जो भी होगा ना वो फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन की तरफ होगा, ठीक है। ऑल्दो वी ऑफन हियर of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protect against this kind of situation, यानी कि प्रोटेक्ट करता है कि जो भी पावरफुल पॉलिटिशियन है, कोई बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा ना, वो जस्टिस जो है अपने तरफ लेना चाहता है अलवेज। तो इस तरह में हमारा लॉ जो है गारंटी देता है कि जस्टिस जो भी वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ठीक है। One aspect of this independence is the separation of the power,
ये कब होगा, इंडिपेंडेंस कब होगा तुम बताओ, स्वतंत्र कब, जब सेपरेशन ऑफ पावर होगा, यानी कि लेजिस्लेटिव का काम जो है ना वो अपना काम करे, लॉ बनाना है उसका काम है तो वो लॉ बनाए भाई, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना तो तुम इम्प्लीमेंट करो। और जस्टिस का काम है कि तुम अगर लॉ सही नहीं बनाए हो, अगर तुम लॉ इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर रहे हो तो उसके ऊपर वो एक्शन लेगा, इसलिए कोई इंटरफेयर नहीं करे, तब जाके मेरा ये इंडिपेंडेंस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर द वर्क ऑफ द जुडिशरी, वो नहीं कर सकता। तभी तो अगर कोर्ट भी जो है ना वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट के अंडर रहेगा ना तो वो काम किसके बिहाफ में करेगा, गवर्नमेंट के बिहाफ में। अगर वो गवर्नमेंट के अंडर में वो कोर्ट अगर नहीं रहता है तो काम भी उसके बिहाफ में नहीं करेगा। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क well, it is crucial that all the judges in the High Court as well the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of the government। देखो ये लोग का जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज होता है, ये लोग को जो है गवर्नमेंट के थ्रू सिलेक्शन ना हो, यानी कि अपॉइंट ना हो। अगर गवर्नमेंट के थ्रू होगा तो डर रहेगा ना कि कब सरकार गिर जाएगी, यानी नेक्स्ट ये सरकार गिरती है तो मेरा भी जजिंग पावर जो है चले जाएगा, इसलिए वो गवर्नमेंट के थ्रू ना हो, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट हो। और इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव जज, और वहीं पे जज को हटाना भी कार्य आसान ना हो। अगर तुरंत हटा दिया जाएगा तो जज भी डरते रहेगा जस्टिस लेने में, तो जज का हटाने का भी प्रोसेस कैसा होना चाहिए, डिफ़िकल्ट होना चाहिए। It's also play a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated। अब वहीं पे देखो, अगर मेरा जस्टिस जो है एकदम फ्री एंड फेयर हो, ट्रू हो, फेथफुल हो, तो लोग का अगर फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो क्या करेगा, वो जाके कोर्ट में जाके, वो कोई भी कोर्ट जाके अपना वो केस फाइल कर सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे वायलेशन हुआ, चाहे वो कोई इंसान करे, चाहे कोई गवर्नमेंट करे, चाहे कोई हैवी बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कोर्ट किस लेवल में होता है और ये काम कैसे करता है। तो देखो, देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्ट्स इन आवर कंट्री। तो सबसे पहला हो जाता है ना, देखो एपेक्स लेवल जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे कोर्ट कितने लेवल में काम करता है, कितने टाइप्स का कोर्ट होता है। तो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। सबसे पहला हो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट, और वहीं पे तहसील कोर्ट भी बोल सकते हैं, यानी तहसील लेवल पे होता है। ठीक है, और इसके जस्ट अबव हो जाता है हाई कोर्ट, और ये हाई कोर्ट कहाँ पे होता है, स्टेट में होता है। हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है। अगर हम लोग बोल सकते हैं कि 28 हाई कोर्ट है, 28 स्टेट है तो 28 हाई कोर्ट है, तो नहीं, कुछ कुछ राज्य जो है अपना कॉमन हाई कोर्ट शेयर करता है, वो हम बताएंगे आगे। और जस्ट इसके बाद हो जाता है हाई कोर्ट के बाद टॉप लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, और इस प्रेसिडेड बाय और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो, और इसका किसके द्वारा ये इसका जस्टिस कौन होता है, मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज होता है, जो सीनियर टॉप मोस्ट जो जज होता है वही CJI बनता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुप्रीम द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो भी जस्टिस ले लेगा उसके नीचे हर कोर्ट को वो मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हो जाता है सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट हो गया, जस्ट इसके नीचे हो गया तुम्हारा हाई कोर्ट, और उसके नीचे हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम लोग अनदर नाम से भी जानते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, तहसील कोर्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे हाई कोर्ट्स वेयर फर्स्ट स्टेबलाइज्ड इन 3 प्रेसिडेंसीज, कहाँ, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862।
द हाई कोर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली में कब हाई कोर्ट्स आया था? तो 1966 में। ओके, देयर आर 24 हाई कोर्ट, वाइल मेनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट एंड सम शेयर देयर हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा शेयर कॉमन हाई कोर्ट। ओके, और ये दोनों का कॉमन हाई कोर्ट होता है, ये दोनों एक ही कोर्ट में काम अपना डिसीजन जस्टिस करता है। और ये कहाँ पे है इन लोग दोनों का? चंडीगढ़ में। वही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कुछ है, जैसे 4 है, एक हो गया असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये चारों भी एक कॉमन हाई कोर्ट शेयर करता है, और ये कहाँ पे लोकेशन है? गुवाहाटी में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये दोनों भी कॉमन हाई कोर्ट शेयर करता है। ये दोनों का कॉमन हाई कोर्ट कहाँ पे? हैदराबाद में है। ओके, आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट आर कनेक्टेड टू ईच अदर? तो यस, मतलब हर कोर्ट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ये क्या होता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम? मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। मतलब सीनियर कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है ना, तो वो तीनों नीचे जो है, मतलब दो जो नीचे बचता है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सबको मानना पड़ेगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो इसको समझने के लिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एक केस का, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार। ठीक है, इस केस को हम समझाते हैं। देखो, पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, पर कुछ छूटेगा भी नहीं। जो बताएंगे अच्छा से सुनना और बहुत अच्छा से समझ में आएगा अपील सिस्टम कैसे होता है। देखो क्या होता है। इन February 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 ईयर्स ओल्ड गर्ल सुधा गोयल। और ये लोग कहाँ पे रहता है? दिल्ली में फ्लैट में रहता है। लक्ष्मण अपने भाई और अपने फैमिली के साथ यहाँ पे फ्लैट में रहता था। ऑन 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न। और 2 दिसंबर को डेथ भी हो जाता है, यानी कि फरवरी में शादी हुआ और 2 दिसंबर में डेथ हो जाता है। ट्रायल कोर्ट में केस पहुंचता है, तो कोर्ट जो है विटनेस को बुलाता है। लक्ष्मण के घर के बगल का विटनेस मीन्स होता है गवाह को। ठीक है, तो वो गवाह जब से पूछा जाता है कि सुधा गोयल, एक गवाह बताता है कि सुधा गोयल को मैंने देखा चिल्लाते हुए 1 दिसंबर को, और वो उसके साड़ी में आग लगा हुआ था। हम लोग जल्दी से गए और गनी बैग मीन्स होता है, देखो बोरा जो होता है ना, मोटा मोटा, मतलब चीनी का बोरा हुआ करता है, बहुत मोटा होता है, और कंबल से लपेटकर उसका आग को बुझाए। और उस वक्त सुधा बताई कि जो मेरी सासू माँ है, यानी शकुंतला देवी, यानी लक्ष्मण की मम्मी, वो किरोसिन ऑयल होता है ना, जलने वाला ऑयल होता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल होता है वैसे ही किरोसिन फ्लेमेबल ऑयल होता है, मेरे शरीर पर उसकी मतलब मेरी सासू माँ डाली, और लक्ष्मण जो मेरा हस्बैंड है वो फायर यानी कि मैच स्टिक मेरे ऊपर लगा दिया। और ड्यूरिंग द ट्रायल यहाँ पे देखो, इस कोर्ट में मेंबर सुधा फैमिली एंड नेवर स्टेटेड मतलब हो गया यहाँ पे कहना, यानी कि सुधा का जो फैमिली था उन लोगों का कहना है कि सुधा को जो है ये लोग टॉर्चर करता था और डिमांड करता था मोर कैश और स्कूटर एंड फ्रीज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। यानी कि सुधा को टॉर्चर कर रहा था कि जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट चाइल्ड होगा तो तुम ज़्यादा और कैश दो, स्कूटर दो, एक फ्रीज दो। यानी कि एक तरह से डॉरी मांगा जा रहा था, दहेज एक तरह से देखा जाए ज़्यादा डिमांड कर रहा था। लेकिन लक्ष्मण लोग का कहना है कि ये गलत है, हम लोग कोई डिमांड नहीं कर रहे थे। सुधा जो है एक एक्सीडेंटल में वो चाय बना रही थी, यानी सॉरी दूध गर्म कर रही थी, और उसका साड़ी जो है चूल्हा से जाके लगा और आग लग के खुद से जल गया। लेकिन यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में दलील होने के बाद लॉयर में बहस हुआ, उसमें ये समाधान निकला कि लक्ष्मण और उसका जो भाई था सुभाष चंद्र और उसकी मम्मी, ये तीनों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, 3 ऑफ देम टू डेथ, मतलब समझो एक लाइफ टाइम के लिए वो लोग को डाल दिया गया। लेकिन इन नवंबर 1983 में ये लोग अपील करता है। अपील वही बोल रहे थे, अपील सिस्टम अभी समझ में आएगा क्या, मतलब ये लोग सेटिस्फाइड नहीं था ट्रायल कोर्ट से, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हो। तो वहाँ से ये लोग हाई कोर्ट में अपील किया। कौन? लक्ष्मण
और उसका परिवार ने 1983 में द 3 एक्यूज्ड, मतलब जो भी वो दोषी, तीनों दोषी था, वो लोग क्या किया, कोर्ट में अपील करके एक्विटेड हो गया। एक्विटेड मतलब हो गया यहाँ पे छूट गया। और यहाँ पे ये बताया गया कि हाँ वो एक्सीडेंटल के थ्रू आग लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पे शांत तो रहने वाला था नहीं, क्योंकि एक महिला के ऊपर यहाँ पे प्रताड़ित किया गया। तो क्या हुआ, महिला संगठन कुछ मिल के बहुत सा प्रोटेस्ट करने लगा। यहाँ पे देखो, वोमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट द डॉरी डेथ, मतलब सब जो है महिला संगठन होता है ना, वो लोग डॉरी मतलब दहेज के कारण जो भी महिला के ऊपर प्रताड़ित होकर डेथ हो रहा, मर रही है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और ये लोग सबको हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल वोमेन एंड दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन एंड फील सेपरेट अपील अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट थ्रू इंडियन फेडरेशन ऑफ वोमेन लॉयर। और यहाँ पे ये लोग क्या किया, वोमेन लोग संगठन यानी कि महिला संगठन ने एक वोमेन लॉयर फेडरेशन में जाके शिकायत किया, और वहाँ से फिर वो लोग हाई कोर्ट के जस्टिस से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग अपील किया 1985 में। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फिर से लॉयर के बीच बहस हुआ, और बहस होने के बाद ये तीनों ने यहाँ पे सुभाष चंद्र इसको छोड़ के, यानी कि लक्ष्मीकांत बोल रहे हैं, लक्ष्मण और सब उसकी माता शकुंतला देवी जो था, ये लोग गिल्टी पाया गया। और वहीं लक्ष्मण जो उसका भाई जो था, लक्ष्मण का भाई जो था सुभाष, उसके प्रति कोई इनफ एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। एविडेंस मतलब सबूत नहीं मिला, तो उसको एक्विटेड किया गया, छोड़ दिया गया। और बाकी वो दोनों को, लक्ष्मण और उसके मम्मी को, हमेशा के लिए टिल लाइफ प्रिज्यून किया गया, यानी कि कैद किया गया। तो ये था मेरा एक कहानी, जिसमें से हम लोग समझे कि कोर्ट में कैसे अपील होता है और कैसे कोर्ट इंटीग्रेटेड होता है। और यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में वो लोग अपील किया, ट्रायल कोर्ट में केस चला, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ पे वो तीनों दोषी हो गया, वो तीनों फिर से हाई कोर्ट में अपील करके छूट गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये वोमेन महिला संगठन ने, वोमेन्स ग्रुप ने फिर से केस करके अपील करके वो दोनों को फिर से सज़ा दिलवाया। तो अब देखो यहाँ से अब तो अपील नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट यानी अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम मतलब पावरफुल, यानी सुप्रीम अलमाइटी गॉड, मतलब अगर देखें जस्टिस का ये हुआ गॉड हो गया एक तरह से, ये जो बोल दिया वही हो गया। अब यहाँ पे कोई दोनों कोर्ट को नीचे मानना पड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को। यहाँ पे देखो, ये द सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको मेनली बहुत सारे नामों से जाना जाता है। यहाँ पे देखो ये सब लिखा हुआ, ये सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, क्या कौन कौन सा ब्रांचेस होता है लीगल सिस्टम का। द अबव केस ऑफ द डॉरी डेथ फॉल्स विद इन व्हाट इज द कंसिडर्ड क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ। In additional to criminal law, the legal system also deals with the civil law case. You read chapter 4 of the How New Civil Law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. यानी कि अभी डोमेस्टिक वायलेंस वही हो गया, यानी सिविल लॉ कौन सा क्रिमिनल लॉ में आता है, कौन सा सिविल लॉ में आता है, ये अभी हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। देखो क्रिमिनल लॉ, यहाँ से तुम पता चल ही जाएगा कि क्रिमिनल यानी क्राइम कोई किया हुआ, क्राइम बड़ा होता है। और सिविल लॉ हो जाता है एक तरह से देखा जाए डोमेस्टिक वायलेंस छोटा मोटा होता है, वो उतना भी एक्शन नहीं लिया जाता है इस पर सॉल्यूशन तो होता है इसमें, जो भी तुमको प्रॉब्लम है वो होगा। तो क्रिमिनल लॉ देखो डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट्स द लॉ डिफाइन एज ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, थेफ्ट चोरी में लगता है, हैरासिंग किसी को तुम हैरासमेंट कर रहे हो, वोमेन्स ब्रिंग मोर डॉरी, मर्डर यानी डॉरी वाला अभी हम लोग देखे वो लक्ष्मण और सुधा वाला केस में, मर्डर तुम किसी का कर देते हो तो वो भी तुम्हारा क्रिमिनल लॉ में केस आएगा, ठीक है। अब वहीं पे सिविल लॉ में क्या हो जाता है, जैसे कि डील्स विद द हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी का राइट्स में कोई इंडिविजुअल यानी पर्सनल आदमी है, अगर उसका कोई हार्म या इंजरी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्यूट्स है रिलेटिंग सेल्स ऑफ लैंड में, परचेस ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स, यानी कि रेंट मैटर है, यानी कि तुम
अपना एक तुम्हारा किराए का मकान है, तुम भाड़ा में लगाते हो, उससे तुम्हें किराए आती है, और वो किराएदार है वो रेंट नहीं देना चाहता है, तो तुम क्या करोगे, केस पिटिशन करते हो, तो वो हो जाता है सिविल लॉ में ये सब आता है। ठीक है, सिविल लॉ यानी देखा जाए तो एक तरह से घरेलू घर का केस, ऐसे रफ आइडिया में तुम समझ सकते हो, छोटा मोटा होता है जो उतना, बस इसका समाधान चाहिए, किसी का जान नहीं जाती इसमें, तो डॉरी मर्डर ये सब सारा एक तरह से क्राइम हो जाता है बहुत। तो अब देखो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, इसका क्या स्टेप होता है, सबसे पहले एफआईआर लॉज किया जाता है, कहाँ पे, लोकल पुलिस स्टेशन में। अगर तुम कुछ, अगर तुम्हारे साथ सस्पेक्ट हो जाता है, तो सपोज़ तो तुम अपने किसी सिस्टर के शादी कराना चाहते हो और डॉरी दहेज बहुत ज़्यादा मांगा जाता है, शादी तोड़ना चाह रहा है वो लोग एक्चुअली, तो तुम क्या करोगे, तो लोकल पुलिस स्टेशन जाओगे, वहाँ पे एफआईआर करोगे। तो एफआईआर का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर लॉज होने के बाद पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करने जाएगी जिसके अगेंस्ट तुम एफआईआर किए हो, और फिर उसको अगर वो क्राइम सस्पेक्ट यानी कि सही हो जाता है, तो फिर इसको कोर्ट में पेशी करेगा पुलिस। और लेकिन सिविल लॉ में क्या होता है, एक पिटीशन दायर किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल तुम समझ सकते हो, अगर तुम एक किराएदार हो, तुम रेंट मतलब एक तुम भाड़ा के घर में रह रहे हो और तुम रेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो क्या करेगा वो जो मकान मालिक जो है वो एक पिटीशन डाल देगा तुम्हारे ऊपर, और कोर्ट क्या करेगी, तुम्हें नोटिस भेजेगी। तुम एक देखो किराएदार हो, मतलब तुम भाड़ा के घर में रहते हो, तुम या तो उसको रेंट दे दो, या फिर तुम कोई नोटिस, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो एक्शन लिया जाएगा तुम्हारे ऊपर। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो एक्यूज यानी जो दोषी होता है उसको जेल सेंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर इंस्टेंस इन केस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। यानी कि या तो तुम जल्दी से जल्द खाली कर दो फ्लैट को, और या तो रेंट पे करो। ये था क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ समझने के लिए। यहाँ से चार्ट से अच्छा से पढ़ लो इसको, आसान है, माइंड में रिवीजन करना है एक बहुत अच्छा, और ये इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएट करने आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट जो है बहुत अभी आगे कुछ 10-15-20 मिनट का एक और वीडियो बनेगा, तो यहाँ तक टिल नाउ स्टे कनेक्टेड। अगर अच्छा लगा, समझ में आया और आगे और समझ आता तो इसका पार्ट 2 भी वॉच कर लेना, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।